हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त एडवेंचर और फैंटेसी कहानी जिसका नाम है पर्सी जैक्सन दी ओलंपियंस पार्ट 2 फिल्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें पर्सी, ग्रोवर और एनाबेथ का बचपन दिखाया जाता है। उस समय उनके साथ एक और लड़की भी थी जो देवताओं के राजा ज़ूस की बेटी थी। चारों लोग तेजी से अपने कैंप की तरफ भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे भयानक राक्षस पड़े हुए थे जो डेमीगॉड्स यानी आधे देवताओं को पकड़कर खा जाते थे। जैसे ही ज़्यूस की बेटी उन राक्षसों को देखती है, उसका गुस्सा भड़क उठता है और वह अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए उनसे लड़ने का फैसला कर लेती है। वह पर्सी, ग्रोवर और एनाबेथ से कहती है कि वे तुरंत कैंप के अंदर चले जाएं और उसे अकेले लड़ने दें। वह बहादुरी से उन जीवों से मुकाबला करती है, लेकिन आखिरकार वे राक्षस उसे मार डालते हैं। अपनी बेटी के इस बलिदान को देखकर ज़्यूस बहुत प्रभावित होता है और वह उसकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देता। ज़्यूस अपनी बेटी को एक जादुई पेड़ में बदल देता है और वही पेड़ पूरे कैंप के चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे कोई भी राक्षस या साइक्लॉप्स कैंप के अंदर नहीं आ सकता। कहानी आगे बढ़ती है और कई साल बीत जाते हैं। अब पर्सी और उसके दोस्त बड़े हो चुके हैं और कैंप में ट्रेनिंग और खेलकूद कर रहे हैं। इसी दौरान हमें एक नया किरदार दिखाई देता है जिसका नाम क्लारा है और वह युद्ध के देवता की बेटी है। वह पर्सी के साथ मुकाबला कर रही होती है और अपनी शक्तियों की वजह से बहुत ताकतवर भी है। लड़ाई के दौरान क्लारा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पर्सी को आसानी से हरा देती है। तभी पर्सी को उसके गुरु चिरो बुलाते हैं जो आधे इंसान और आधे घोड़े जैसे दिखाई देते हैं। वहां पहुंचकर पर्सी को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि वह अकेला नहीं है बल्कि समुद्र के देवता पोसेडन का एक और बेटा भी है, यानी उसका एक भाई भी मौजूद है। वह भाई एक साइक्लॉप्स है जिसकी केवल एक आँख है और उसका नाम टायसन है। टायसन को देखकर पर्सी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह दिल का बहुत अच्छा और ताकतवर है। टायसन के पास दूर से आने वाले खतरे को महसूस करने की भी क्षमता है और जब वे लोग खाना खा रहे होते हैं तभी उसे अचानक एहसास होता है कि कोई खतरनाक चीज उनके कैंप की तरफ बढ़ रही है। कुछ ही देर में एक विशाल रोबोटिक बैल उनकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई देता है और वह कैंप के चारों तरफ बने सुरक्षा कवच को तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर आते ही वह सभी पर हमला करना शुरू कर देता है और पूरा कैंप अफरा-तफरी में बदल जाता है। क्लारा उसकी ताकत को देखकर भी पीछे नहीं हटती और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह बैल उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होता है और उसके मुंह से भयानक आग निकल रही होती है। वह क्लारा को जोर से दूर फेंक देता है और सीधे पर्सी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह पर्सी पर आग फेंकने वाला होता है तभी पर्सी तुरंत अपने प्रोफेसर का दिया हुआ पेन उसके मुंह के अंदर डाल देता है। वह पेन पल भर में एक तेज तलवार में बदल जाता है और जैसे ही वह अंदर बदलता है रोबोटिक बैल टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन इसी समय वहां एक और व्यक्ति आ जाता है और उसे देखकर पर्सी पूरी तरह चौंक जाता है क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि ल्यूक होता है। पर्सी हैरानी से उससे पूछता है कि क्या वह सच में मर नहीं गया था, लेकिन ल्यूक कोई जवाब नहीं देता बल्कि पर्सी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके मिशन में उसकी मदद करेगा। ल्यूक अभी भी देवताओं को खत्म करके डेमीगॉड्स को सत्ता में लाना चाहता है और वह बताता है कि कई डेमीगॉड्स उसके साथ जुड़ चुके हैं। ल्यूक अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद कैंप के सभी लोग उस जादुई पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं जो ज़्यूस की बेटी से बना था और वही उनके कैंप को सुरक्षा देता था। तभी प्रोफेसर को पता चलता है कि ल्यूक ने उस पेड़ में जहर मिला दिया है, जिसकी वजह से वह पेड़ कमजोर पड़ गया है और कैंप की सुरक्षा ढाल भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। प्रोफेसर उस पेड़ के लिए दवा बनाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन पर्सी के मन में अभी भी सवाल चल रहा होता है, इसलिए वह उनसे पूछता है कि आखिर भविष्य में ऐसा क्या होने वाला है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया गया। तब प्रोफेसर उसे एक भविष्यवक्ता के पास भेज देते हैं जो असल में एक कंकाल होता है और वही भविष्य की बातें बताता है। पर्सी उससे सवाल पूछता है तो वह उसे हजारों साल पुरानी एक कहानी सुनाता है। वह बताता है कि बहुत समय पहले देवताओं का एक क्रूर राजा हुआ करता था जिसका नाम क्रोनस था और वह इतना निर्दयी था कि अपने ही बच्चों को खा जाता था। आखिरकार उसके बच्चों ने उसकी क्रूरता से तंग आकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे खत्म करने का फैसला कर लिया।
उसके वही बच्चे आगे चलकर सबसे शक्तिशाली देवता बने, जिनमें ज़ूस, पोसेइडन और उनका भाई हेडीस शामिल थे। इन तीनों ने मिलकर एक खास तलवार की मदद से क्रोनोस को खत्म कर दिया और उसके बाद केवल 12 देवता बचे जिन्होंने इस दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। लेकिन भविष्यवाणी कहती है कि क्रोनोस एक बार फिर वापस आएगा और ओलंपस के देवताओं से बदला लेने की कोशिश करेगा। उसे रोकने की जिम्मेदारी डेमीगॉड्स यानी देवताओं की संतानों के हाथ में होगी, लेकिन उससे पहले उन्हें आपस में ही एक भयानक युद्ध लड़ना पड़ेगा। जो भी उस लड़ाई में जीतेगा वही क्रोनोस का सामना करेगा और उसे खत्म करेगा। अगर वह जीतने वाला डेमीगॉड एक अच्छा इंसान हुआ तो दुनिया सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर वह बुरा निकला तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। यह सुनकर पर्सी कुछ पल के लिए डर जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि शायद उसे अपने ही पुराने दोस्त ल्यूक से लड़ना पड़ेगा। तभी एनाबेथ और ग्रोवर प्रोफेसर के पास आते हैं और बताते हैं कि उन्हें उस पेड़ को ठीक करने का तरीका मिल गया है। वे उन्हें एक जादुई ऊन दिखाते हैं जिसे गोल्डन फ्लीस कहा जाता है और उनका कहना होता है कि जैसे ही इसे पेड़ पर रखा जाएगा वह फिर से ठीक हो जाएगा और कैंप की सुरक्षा ढाल पहले की तरह मजबूत हो जाएगी। यह सुनकर कैंप का लीडर कहता है कि उसे इस चीज के बारे में पहले से ही पता था। यह आवरण समुद्र के गहरे पानी के नीचे खतरनाक बरमूडा ट्रायंगल के बीच छिपा हुआ है। वहाँ से उसे निकालना बेहद जोखिम भरा काम था, लेकिन एनाबेथ किसी तरह सबको इसके लिए मना लेती है। रात होते ही सभी डेमीगॉड्स को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ एक सभा होती है। वे लोग एनाबेथ का नाम नहीं लेते बल्कि उसकी खोज को अपने नाम से बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें कैंप की सुरक्षा ढाल को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने का तरीका मिल गया है। इसके लिए उन्हें एक खास आवरण की जरूरत है जिसे बरमूडा ट्रायंगल से लाना होगा। इसलिए उस साइक्लोप्स से लड़ने और आवरण लाने के लिए क्लारा को चुना जाता है। क्लारा और एक दूसरा योद्धा अपने कबीले की तरफ से उस आवरण को लाने के लिए रवाना कर दिए जाते हैं। इधर पर्सी और एनाबेथ ग्रोवर को अपने साथ चलने के लिए मनाते दिखाई देते हैं। वे उसे समझाते हैं कि अगर वे खुद जाकर वह आवरण ले आए तो कैंप की सुरक्षा बचाई जा सकती है। काफी समझाने के बाद ग्रोवर तैयार हो जाता है और वे तीनों यात्रा पर निकल पड़ते हैं। पर्सी का भाई टायसन भी उनके साथ चल पड़ता है। एनाबेथ पहले उसे साथ ले जाने के खिलाफ थी क्योंकि वह एक साइक्लोप्स था और अतीत में एक साइक्लोप्स ने उसके दोस्त को मार डाला था। लेकिन फिर वह सोचती है कि जिस साइक्लोप्स से उन्हें आवरण लेना है वह भी एक साइक्लोप्स ही है, इसलिए टायसन उनके काम आ सकता है। और कुछ समय के लिए अपने जादुई स्प्रे से टायसन को 2 आँखों वाला इंसान जैसा दिखा देती है। इसके बाद वे अपने कैंप से बाहर निकलने के लिए एक खास टैक्सी बुलाते हैं। यह जादुई दुनिया की टैक्सी होती है जिसे 3 अजीब बहनें चलाती थीं। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उन बहनों की अपनी कोई आँख नहीं है और वे तीनों मिलकर सिर्फ एक ही आँख को बारी बारी से इस्तेमाल करती हैं, तो वे घबरा जाते हैं। इसी हड़बड़ी में वह आँख पर्सी के हाथ पर गिर जाती है। वे उन्हें वॉशिंगटन तक पहुंचा देती हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि उनके पास किराया देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। इसलिए वे उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती हैं और अब उन्हें बाकी का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। रास्ते में अचानक ल्यूक और उसके साथ जुड़े डेमीगॉड्स उन पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई के दौरान जब उनका ध्यान भटकता है तो ल्यूक के साथी ग्रोवर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यह देखकर पर्सी और उसके दोस्त खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करते हैं। तभी वे एक ऐसे आदमी के पास पहुंचते हैं जो पैसों के बदले डेमीगॉड्स की चीजों को देवताओं की दुनिया तक पहुंचाने का काम करता है। वहां पहुंचकर पर्सी उसे ल्यूक की पूरी योजना के बारे में बताता है और उससे विनती करता है कि अगर वह उन्हें ल्यूक की सही जगह बता दे तो वे ग्रोवर सहित कई लोगों की जान बचा सकते हैं। वह आदमी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और उन्हें ल्यूक की लोकेशन बता देता है। इतना ही नहीं, वह उन्हें कुछ खास गैजेट्स भी देता है जिनकी मदद से कोई भी चीज कुछ समय के लिए गायब हो सकती है। उसी आदमी ने एनाबेथ को एक खास स्प्रे भी दिया था जिसे खोलने पर तेज हवा निकलती थी। उस समय उन्हें ये सारे गैजेट्स बेकार और अजीब लग रहे थे, लेकिन फिर भी वे उसे धन्यवाद देकर सब सामान लेकर आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें उस जगह पहुंचना था जहां ल्यूक मौजूद था। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देर हो चुकी होती है क्योंकि ल्यूक अपने जहाज में बैठकर काफी दूर निकल चुका था। तब टायसन समुद्र में उतरता है और पानी के जरिए अपने पिता से मदद मांगता है।
उसके पिता समुद्र के देवता पोसेडन उनकी मदद के लिए एक विशाल समुद्री घोड़ा भेजते हैं। वे उस पर सवार होकर तेजी से ल्यूक के जहाज की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे जहाज के पास पहुंचते हैं तो वहां मौजूद एक भयानक वेयरवुल्फ को उनके आने का पता चल जाता है और वह उन पर हमला कर देता है। उससे बचते हुए वे गलती से जहाज के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां सामने ल्यूक खड़ा होता है। पर्सी तुरंत उससे ग्रोवर के बारे में पूछता है। ल्यूक मुस्कुराकर कहता है कि ग्रोवर वहीं है जहां उसे होना चाहिए और उसने उसे साइक्लोप्स के हवाले कर दिया है। वह बताता है कि उसका साथी जल्द ही साइक्लोप्स से ग्रोवर के बदले वह आवरण लेकर वापस आएगा। इसके बाद ल्यूक उन्हें एक ताबूत दिखाता है जिसमें प्राचीन और बेहद शक्तिशाली देवता क्रोनस के शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। ल्यूक की योजना थी कि वह उस आवरण की शक्ति से क्रोनोस को फिर से जीवित कर देगा। यह सब बताने के बाद वह अपने साथियों को आदेश देता है कि पर्सी और उसके दोस्तों को जेल में बंद कर दिया जाए। अब वे सब कैद में थे और सोच रहे थे कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें। तभी पर्सी को उस गैजेट की याद आती है जो उस आदमी ने दिया था। उसे लगता है कि अगर वह उस टेप को जेल की सलाखों पर लगा दे तो शायद वे गायब हो जाएंगी। तभी पर्सी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके समुद्र में एक भयंकर तूफान खड़ा कर देता है जिससे जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। इसी झटके में उनका बैग फिसलकर पर्सी के पास गिर जाता है और एनाबेथ तुरंत उसे पकड़ लेती है। उनकी योजना एक छोटी नाव लेकर वहां से भागने की थी, लेकिन ल्यूक का एक साथी उन्हें फिर से देख लेता है। पर्सी तुरंत एक योजना बनाता है और एनाबेथ व टायसन को छोटी नाव की ओर जाने को कहता है, जबकि वह खुद दुश्मन को रोकने के लिए उससे लड़ाई में उलझ जाता है। वह अपनी शक्तियों से पानी की एक विशाल दीवार बनाकर अपने दोस्तों की रक्षा भी करता है। दूसरी तरफ एनाबेथ उस स्प्रे का इस्तेमाल करती है जो उसे मिला था और उससे तेज हवा का दबाव बनाकर उनकी नाव को तेजी से आगे बढ़ा देती है। जब पर्सी देखता है कि वे काफी दूर निकल चुके हैं तो वह भी पानी की एक बड़ी लहर उठाकर उनके पास पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हुए वे आखिरकार बरमूडा ट्रायंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। अचानक उनकी नाव चारों ओर से शार्कों से घिर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि ये असल में शार्क नहीं बल्कि एक बहुत ही विशाल समुद्री राक्षस है। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल उसी राक्षस का पेट था जिसके अंदर कई जहाज फंसे हुए थे। अंदर उन्हें क्लारा भी दिखाई देती है जो उनसे पहले उस आवरण को लेने के लिए आई थी, लेकिन उसका जहाज भी उसी राक्षस के अंदर फंस गया था। पर्सी को पता चलता है कि उसका जहाज एक शक्तिशाली युद्धपोत है। वह तुरंत एक योजना बनाता है और कहता है कि अगर वे जहाज की तोपों का इस्तेमाल करें तो इस राक्षस का पेट फाड़कर बाहर निकल सकते हैं। वे वैसा ही करते हैं और जहाज की तोप से हमला करके उस विशाल जीव के पेट को फाड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही पर्सी अपनी शक्तियों से समुद्र की सतह पर बने कुछ निशान देखता है और उसे समझ आ जाता है कि वह द्वीप कहाँ है जहाँ वह रहस्यमय आवरण छिपा हुआ है। आखिरकार वे उस द्वीप की ओर बढ़ जाते हैं। गुफा के भीतर उन्हें ग्रोवर दिखाई देता है जिसे लूक कैस्टेलैन ने यहाँ भेजा था, लेकिन ग्रोवर बहुत चालाक निकला। वहाँ से बच निकलने के लिए उसने खुद को एक साइक्लोप्स जैसा दिखाने का तरीका ढूंढ लिया था। उसने अपने सिर पर एक नकली तीसरी आंख लगा रखी थी ताकि वहाँ मौजूद असली साइक्लोप्स को लगे कि वह भी उसी की तरह एक साइक्लोप्स है। तभी उन्हें वह जादुई कवच दिखाई देता है जो उस विशाल साइक्लोप्स के कंधे पर रखा हुआ था। जैसे ही वे उसे चुराने की कोशिश करते हैं, साइक्लोप्स को आभास हो जाता है कि गुफा में कुछ डेमीगॉड्स मौजूद हैं। वह गुस्से में आकर सब पर हमला कर देता है। इस अफरातफरी में टायसन नीचे गिर जाता है। बाकी लोग जल्दी से साइक्लोप्स के कंधे से कवच उठाकर वहां से भागने लगते हैं और साइक्लोप्स भी उनके पीछे दौड़ पड़ता है। वे पूरी ताकत लगाकर गुफा से बाहर निकलते हैं और एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़काकर गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। अब साइक्लोप्स अंदर ही फंस चुका था और उनके हाथ वह कवच भी लग चुका था, इसलिए वे खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उसी समय ल्यूक वहां पहुंच जाता है और उनसे वह कवच छीनने की कोशिश करता है। वह उनसे कवच देने को कहता है, लेकिन पर्सी साफ मना कर देता है। तब ल्यूक अपनी बंदूक निकालकर पर्सी पर हमला कर देता है। तभी टायसन अपने भाई को बचाने के लिए उसके सामने आ खड़ा होता है और वार खुद पर ले लेता है। अपने भाई की जान बचाने के लिए वह अपनी जान कुर्बान कर देता है और घायल होकर समुद्र में गिर जाता है।
सभी को लगता है कि टायसन मर चुका है। इसके बाद ल्यूक उस कवच को लेकर उस ताबूत तक पहुंचता है जिसमें प्राचीन और खतरनाक देवता क्रोनस के शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। ल्यूक उस जादुई कवच को ताबूत पर रख देता है और अचानक वहां अजीब जादुई ऊर्जा फैलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे क्रोनोस फिर से जीवित होने वाला है। ल्यूक सबको बंदी बना लेता है, लेकिन तभी पर्सी चालाकी से अपना पेन किक करता है और वह तुरंत तलवार में बदल जाता है। वह ग्रोवर का हाथ छोड़ते हुए तलवार निकालता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वे सब एक दूसरे को आजाद कर लेते हैं। अब वे सब मिलकर ल्यूक और उसके साथियों से लड़ने लगते हैं। जब ल्यूक पर्सी को खत्म करने ही वाला होता है, तभी अचानक टायसन वापस आ जाता है। सबको लगा था कि वह मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि वह पानी में गिरा था और समुद्र के देवता पोसेडन का बेटा होने की वजह से पानी ने उसे ठीक कर दिया और उसकी ताकत भी बढ़ा दी। अपने भाई को जिंदा देखकर पर्सी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उसी समय विशाल देवता क्रोनोस दोबारा जीवित होने लगता है। उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े हवा में उड़ते हुए एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और कुछ ही पलों में वह एक विशालकाय देवता के रूप में खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह जागता है, ल्यूक गर्व से कहता है कि उसने उसे फिर से जीवित किया है। लेकिन क्रोनोस को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसी वक्त ल्यूक को पकड़कर निगल जाता है। यह देखकर बाकी सभी लोग डर से कांप उठते हैं। क्रोनोस आगे बढ़ता है और सब पर हमला करने लगता है। वह अपने विशाल पैर से सबको कुचलने ही वाला होता है, लेकिन पर्सी फुर्ती से उसके नीचे से निकल जाता है। तभी क्रोनोस ग्रोवर को पकड़कर खा जाता है। यह देखकर पर्सी गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और उसके पैर पर वार कर देता है। उसका पैर कटकर अलग हो जाता है और वह टुकड़ा वापस उसी ताबूत की ओर जाने लगता है जहां से वह निकला था। पर्सी समझ जाता है कि यह कोई साधारण तलवार नहीं बल्कि वही दिव्य हथियार है जिससे पहले भी क्रोनोस को हराया गया था। पर्सी के हाथ में वह तलवार देखकर क्रोनोस भी सावधान हो जाता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन पर्सी हार नहीं मानता और लगातार उसके शरीर के हिस्सों पर वार करता रहता है। आखिरकार वह पूरी ताकत जुटाकर छलांग लगाता है और क्रोनोस के शरीर को दो हिस्सों में काट देता है। क्रोनोस का अंत हो जाता है और उसका शरीर प्रकाश में बदलते हुए फिर से उसी ताबूत में कैद हो जाता है। जैसे ही वह ताबूत में बंद होता है, ग्रोवर और ल्यूक दोनों नीचे गिर जाते हैं क्योंकि क्रोनोस ने उन्हें निगल लिया था। तभी गुफा में बंद किया गया विशाल साइक्लोप्स भी बाहर निकल आता है। इसके बाद पर्सी वह चादर क्लारा को सौंप देता है क्योंकि उनके नेता ने यह जिम्मेदारी उसी को दी थी। वे सब वापस कैंप पहुंचते हैं और क्लारा उस चादर को उस लड़की पर डाल देती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में मरते देखा था। वह लड़की फिर से जीवित हो उठती है और उसी के साथ कैंप की सुरक्षा करने वाली ज़ूस की शक्तिशाली ढाल भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। हालांकि उस जादुई चादर में इतनी शक्ति नहीं थी कि किसी डेमीगॉड को दोबारा डेमीगॉड बना सके, इसलिए वह लड़की अब एक साधारण इंसान की तरह दिखाई देती है। उसे देखकर पर्सी के मन में यह विचार आता है कि भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। भविष्य में ज़्यूस और पोसीडॉन की संतानों के बीच एक बड़ी लड़ाई होगी और वही लड़ाई तय करेगी कि ओलंपस और पूरी दुनिया का भविष्य क्या होगा। इन्हीं सवालों और चिंताओं के साथ पर्सी जैक्सन की इस कहानी का